हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवां हमारा स्टार्ट हो चुका था और आज हमें बात करनी है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे एलपीजी के बारे में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में हम आज इस क्लास के अंदर बातचीत करने वाले हैं। ओके बेटा, तो देखिए बेटा, एलपीजी के कॉन्सेप्ट से पहले आपको समझना पड़ेगा कि 1991 में कंट्री की सिचुएशन कैसी थी। 1991 में हमारे देश की जो सिचुएशन थी बेटा, वो हमारे देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी बेटा? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी बेटा हमारे देश में, और वॉर चल रहा था बिटवीन दी गल्फ कंट्रीज। वॉर जो था बेटा वो चल रहा था बिटवीन दी गल्फ कंट्रीज। ईरान और इराक के बीच में युद्ध चल रहा था, जहां से हम क्रूड ऑयल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं क्रैश हो गया था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी हमारा कहीं ना कहीं क्रैश हो गया। तो इस टाइम पे हमारी कंट्री की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब चल रही थी 1991 में। और इस टाइम पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे बेटा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अब हमारे बीच में नहीं है। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट। ओके, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर भी रह चुके हैं, और हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। ओके, इस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर भी थे। कंट्री की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो जाहिर सी बात है इस खराब सिचुएशन को बाहर निकालने के लिए इकोनॉमिस्ट की रिक्वायरमेंट। नरसिम्हा राव ने फोन लगाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इस टाइम पे वो लंदन में थे। नरसिम्हा राव ने फोन लगाया मनमोहन सिंह को कि आप आइए और कंट्री के इस डूबती हुई इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए काम कीजिए। दोनों ने मिलकर एक मॉडल पे काम किया। उस मॉडल को हम बोलते हैं राव मनमोहन मॉडल। किस मॉडल पे काम किया? राव मनमोहन मॉडल पे काम किया। और ये मॉडल हमें देखने को मिलता है 24 जुलाई 1991। और इस मॉडल का नाम था एलपीजी। ये मॉडल दिया गया था बेटा डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए, राव मनमोहन मॉडल के तहत, जिसे हम बोलते हैं एलपीजी। ओके, हेलो। ओके, सो ये मॉडल था बेटा हमारा कौन सा? एलपीजी का मॉडल। एलपीजी। ओके, इस तरीके से एलपीजी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, ये था हमारा मॉडल कौन सा बेटा? एलपीजी। ओके, सो एलपीजी क्या है बेटा? ठीक है, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग के दौरान आने वाले जितने भी बैरियर्स होते हैं उन बैरियर्स को हटाना ही लिबरलाइजेशन होता है। लिबर का मतलब होता है फ्री। फ्री मतलब होता है बेटा फ्रीडम। यहाँ पे लिबरलाइजेशन का मतलब है कि वाइल्ड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के दौरान जो भी रेस्ट्रिक्शंस आते हैं जिसकी वजह से ट्रेडिंग कहीं ना कहीं नुकसान में पहुंचती है, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना ही क्या कहलाता है बेटा? लिबरलाइजेशन कहलाता है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन रेगुलेटेड बाय लाइसेंसिंग सिस्टम एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर। इंडिया के जो भी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक सिस्टम रहा है बेटा, उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर ज्यादा रहा है, जिससे क्या हुआ है, कहीं ना कहीं हमें करप्शन ज्यादा देखने को मिल जाता है। और इस करप्शन की वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमी जो होती है वो सफर करती है। लिबरलाइजेशन का ही मेन मतलब होता है कि कंट्री की इकोनॉमी को इन सब सिस्टमों से आजाद करना, ताकि ट्रेडिंग सिस्टम क्या हो पाए बेटा, अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या फीचर्स होते हैं लिबरलाइजेशन के? इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जाए, लिमिटेड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स हो, लिमिटेड लाइसेंस नीड हो, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। ठीक है,
फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए उस प्रोसेस को भी सिंपल किया जाए। भाई मल्टीनेशनल कंपनीज के इंडिया में आने से यहाँ के प्रोड्यूसर्स से कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन साथ के साथ वो अपने प्रोडक्ट पे भी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। जो फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी होता है, उसको इंडिया में आने के लिए उसका जो प्रोसेस है उसको थोड़ा ईजी बनाया जाए। ठीक है, टू डू अवे विद द नेसेसिटी ऑफ हैविंग अ लाइसेंस फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए जो लाइसेंस लेने का प्रोसीजर होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, उस प्रोसीजर को ईजी बनाया जाए। गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में जो मूवमेंट होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, और उसमें जो काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना भी लिबरलाइजेशन के अंदर ही आता है। ओके, बिजनेस एक्टिविटीज को सही तरीके से परफॉर्म कर पाना, ये भी लिबरलाइजेशन का पार्ट है। गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस क्या रहेगी उसको फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मालिक के पास हो, ये भी लिबरलाइजेशन का पार्ट है। टैक्सेस के रेट को रिड्यूस करना ताकि गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट इजीली हो पाए, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। एंड फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, और गवर्नमेंट के जरिए जो अननेसेसरी कंट्रोल स्टैब्लिश किया जाता है वाइल ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग, उस अननेसेसरी कंट्रोल को भी क्या किया जाए बेटा, रिमूव किया जाए। गेटिंग? सेकेंड पार्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ा जाए, हमारे देश से गुड्स एंड सर्विसेज दूसरे देश में जाएगी, दूसरे देश से गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश में आएगी, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। मल्टीनेशनल कंपनीज भी इसी का पार्ट होती है, इंटरनेशनल ट्रेड भी इसी का पार्ट होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। क्लियर और नॉट? सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से जोड़ना, जिससे क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टर्स आ पाएंगे हमारे देश के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में प्रमोट हो पाएगी बेटा, फ्री फ्लो होगा इम्पोर्ट्स का, एक्सपोर्ट का, सामान आएगा जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा जाएगा, और अच्छी तरीके से काम हो पाएगा। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है अपनी देश की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी से क्या करना बेटा? कनेक्ट करना। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए ग्लोबलाइजेशन? ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी टू फॉरेन कैपिटल, इकोनॉमी को ओपन करना ताकि फॉरेन कैपिटल आ सके, फॉरेन टेक्नोलॉजी आ सके, और फ्री कंपटीशन हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड हो, डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी आपस में इंटीग्रेट हो पाए। ठीक है, वर्ल्ड के साथ ट्रेड हमारा हो पाए बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के साथ, और इंटरनेशनल कैपिटल भी क्या हो पाए बेटा? इजिली मूव कर। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? निजीकरण। जब किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट का मैनेजमेंट और कंट्रोल, सिर्फ मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दे दिया जाता है, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है लेकिन मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को शिफ्ट कर दिया गया है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ऐसा सरकार इसलिए करती है ताकि सरकार के ऊपर से लोड थोड़ा कम हो सके और सरकार वाकई में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम कर सके। लेकिन याद रखना, जब ओनरशिप भी ट्रांसफर कर दी जाती है या सेल कर दी जाती है गवर्नमेंट के जरिए, तो उसे हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जब पब्लिक सेक्टर यूनिट की ओनरशिप तो सरकार के पास रहेगी, लेकिन उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल जब किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि इकोनॉमिक प्रोसेस जिसमें पब्लिक सेक्टर की कंपनी को पार्शली या पूरी तरीके से प्राइवेट ओनरशिप को दे दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक नई एंटरप्राइजेस प्राइवेट सेक्टर होती है जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को संभालती है। ठीक है, सारा काम करेगी, बस याद रखना मैनेजमेंट कंट्रोल प्राइवेट कंपनी के पास रहेगा, बाकी ओनरशिप किसके पास रहेगी? गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन? जाहिर सी बात है, कंपटीशन इंक्रीज होगा इंडस्ट्रीज के ओपन होने के साथ साथ, तो पब्लिक सेक्टर को अच्छा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। पब्लिक सेक्टर का रोल रिड्यूस हो जाता है, सरकार अच्छे मुद्दे पर फोकस कर पाती है, और प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज हो जाता है। गवर्नमेंट मशीनरी की साइज जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, और कहीं ना कहीं एक एंटरप्राइजेस का जो मैनेजमेंट होता है वो भी इंप्रूव हमें देखने को मिलता है। गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पैसा बहुत ज़्यादा आता है, गवर्नमेंट का जो फिजिकल बर्डन है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और कहीं ना कहीं कंट्री की जो इकोनॉमी होती है बेटा वो भी क्या होती है? डेवलप हमें होते हुए देखने को मिलती है। क्लियर बेटा? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, हम वहां पे आपको आपके सवालों के जवाब दे देंगे। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 को नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और अपने सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना बेटा, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए प्रारंभ सीरीज में आगे भी आती रहेंगी, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो। क्लास 11-12 पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, साथ के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, वीडियोस को लाइक करना है। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस को देखना और अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना।
जल्दी ही मिलूंगा इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।